हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, जिसमें हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को देखा था और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, यानी एक अचालक पदार्थ है, ये हमने देखा था। और इसमें किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिससे जो है आपका जो फील्ड है वो इजीली इससे पास हो जाए या जो है ये कंडक्ट कर पाए, ये जो है चालक बने। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से चालक बनाते हैं ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दो तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे है, एक है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर। तो यहाँ पे नॉन पोलर के आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, H2 यानी हाइड्रोजन, दूसरा है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से पोलर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका, HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2O है, ठीक है, यानी वाटर। अब जब हम पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो आपके जिसमें जो आपका डाइपोल मोमेंट, जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं हो, ठीक है, वह सब्सटेंस या वह पदार्थ जिसका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो आपका विद्युत आघूर्ण है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अध्रुवी जो है पदार्थ कहते हैं, अध्रुवी जो है आपका मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो यानी जो आपका H2 है और CO2 है ये कैसे है, नॉन पोलर है, कि क्योंकि कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और इसके एग्जांपल जैसे कि अभी हमने समझे, HCl और H2O यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। अब हम ये समझते हैं कि आखिर परमानेंट डाइपोल मोमेंट या जो आपका नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, ठीक है, किसी भी हम जो है अध्रुवी जो आपका पदार्थ होता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर, ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड कर। और जब हम ये कहते हैं कि इसकी कोई सब्सटेंस इसमें क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसका अर्थ ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे से दूर है, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है, कुछ दूरी पे ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल या अध्रुवी पदार्थ जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते। वहीं अगर हम बात करें जो आपके पोलर सब्सटेंस होते हैं, ध्रुवी पदार्थ होते हैं, तो इस केस में क्या होते हैं, इन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दूरी पे होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं और कुछ दूरी पे होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में बी पोलर और नॉन पोलर, यानी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसके जो मॉलिक्यूल है, उसके जो अणु है, ठीक है, वो जो है वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी, ठीक है, ध्रुवी भी हो सकते हैं और अध्रुवी भी हो सकते हैं। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। अब जब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, अध्रुवी
अणु की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के को कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को के केंद्र संपाती होते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। The molecules then has no permanent और intrinsic dipole moment। तो इस केस में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, यानी इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन यानी H2, मॉलिक्यूल्स विच बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री हैव नो डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो अणु है, इनमें सिमेट्री है, इसमें क्या है, सिमेट्री है, इस कारण, ठीक है, क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का डायपोल मोमेंट नहीं होता। On the other hand, a polar molecule is one in which center of positive and negative charges are separated। अब इसी तरीके से अगर हम पोलर यानी ध्रुवी पदार्थों की या ध्रुवी अणुओं की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं, ये एक दूसरे से दूर होते हैं। इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, यानी तभी भी जब वहां पे कोई फील्ड नहीं, ठीक है, कोई भी फील्ड नहीं लगाई गई है, किसी भी तरीके का विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न नहीं किया गया है, तभी भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके जो सेंटर हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। और ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे जो अणु होते हैं, उनका परमानेंट यानी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। An ionic molecule such as HCl or a molecule of water are an example of polar molecule। अब जब भी हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ध्रुवीय अणुओं की बात करते हैं, तो इसके उदाहरण है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पानी यानी वाटर। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी अथवा अध्रुवी हो सकते हैं। किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, तब अणु का कोई स्थायी अथवा आंतरिक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऑक्सीजन O2 तथा हाइड्रोजन H2 अणु अध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं, जिनमें समिति के कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत कोई ध्रुवी अणु वह होता है जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक, उस स्थिति में भी जब कोई बाह्य क्षेत्र न होते हैं। ऐसे अणुओं की स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसा आयनिक अणु अथवा जल H2O का कोई अणु ध्रुवी अणुओं के उदाहरण है। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके अध्रुवीय अणु हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें हम जो है डायपोल मोमेंट किस तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं, यानी उनमें डायपोल मोमेंट हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आपको पहली फिगर दिख रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि इस केस में जो आपके पास ये सैंपल है, इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। अब इनमें जो अणु है, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा कि क्या करते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रहते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर। अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी, यानी ये आपका जीरो नहीं है, फील्ड दी, ठीक है, और आप फील्ड किस तरीके से दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, फील्ड ऐसे दी तो क्या हुआ, दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे वो एक दूसरे के पे कोइंसाइड करा हुआ था। अब वो सेपरेट हो गए, प्लस किसकी तरफ हो गया, प्लस चार्ज आपके फील्ड की तरफ, माइनस अलग, ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में प्लस और माइनस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब आपकी फील्ड क्या है, लगाई गई, ठीक है।
तो इस तरीके से हम डायपोल मोमेंट को इंड्यूस कर सकते हैं, और ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ पे, यानी जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। When the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength, यानी जब हम जो है सरल स्थिति में हम क्या करते हैं, हम डायपोल मोमेंट को किस तरीके से, या जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसे जब हम इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं किसी डायरेक्शन में, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो फील्ड है, क्षेत्र का जो तीव्रता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। Substance for which this assumption is true are called linear isotopic dielectric। और वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जिनके लिए ये जो अभिधारणा है, ये जो assumption है, ये बिल्कुल सही निकलता है, उसको हम समदैशिक, रैखिक समदैशिक परावैद्युत कहते हैं, यानी लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। The induced dipole moment of different molecules add up, giving a net dipole moment of the dielectric in the presence of external field। अब यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आपका डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण जो यहाँ पे डेवलप हुआ है अलग अलग मॉलिक्यूल के कारण, तो वो एक साथ ऐड होके, इनका जो योग होता है जुड़ के क्या करते हैं, एक नेट डायपोल मोमेंट देते हैं। कब देते हैं, जब फील्ड होती है, जब फील्ड लगाई जाए। हम केवल उस सरल स्थिति पर ही विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है तथा क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ जिनके लिए यह अभिधारणा सत्य है उन्हें रैखिक समदैशिक परावैद्युत कहते हैं। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, यानी ध्रुवी अणु। अब जैसे कि ध्रुवीय अणुओं के बारे में हमने क्या समझा था कि इनके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, एक स्थायी आघूर्ण जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, ये सेपरेट होते, पर ये कैसे हैं, इधर उधर। अब क्या किया जाता है, इसमें फील्ड लगाई जाती है, ठीक है। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, इस पे फील्ड लगाई तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, धनात्मक ऋणात्मक आवेश इधर उधर ऐसे ही बिखरे हुए, लेकिन जैसे ही फील्ड लगाई, पॉजिटिव एक साइड हो गए, नेगेटिव एक साइड हो, ठीक है, पॉजिटिव एक साइड हो गए, नेगेटिव एक साइड हो गए। अब यहाँ पे भी जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा, जो ये आपका अध्रुवी अणु की बात कर रहे थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, पॉजिटिव इधर हो गए, नेगेटिव इधर हो गए, सेपरेट हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उनका ओरिएंटेशन एक तरफ हो, ठीक है, उनका ओरिएंटेशन यानी पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो। In the absence of any external field, the different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation, so the total dipole moment is 0। अब क्या होता है, बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे दूर तो होते हैं, ठीक है, एक वो कहीं पे भी बिखरे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पूरा ऐड करके पूरा जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डायपोल होता है उसे जीरो कर देते हैं, पहले में डायपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरे में डायपोल मोमेंट होता है, इंडिविजुअली जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास डायपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन इस प्रकार से होता है कि जो टोटल जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाता है। When an external field is applied, अब क्या किया जाता है, एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, the individual dipole moment tend to align with the field। अब ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक लाइन में फील्ड की डायरेक्शन में, क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है,
एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। बैंड summed overall the molecules there is then a net dipole moment in the direction of external field। अब क्या होता है जब हम इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, फील्ड लगा के जितने भी आपके पास डायपोल मोमेंट आए हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ जो है नेट डायपोल मोमेंट मिलता है, यानी हमारे पास कुछ जो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त होता है इन सबको ऐड करके जोड़, जो कि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होता है, जो बाह्य क्षेत्र की दिशा में होता है। द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। अब इस केस में क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज्ड हो, ठीक है, क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पहले क्या था, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स थे, जो अणु थे, वो पोलराइज थे, ठीक है, लेकिन जो टोटल जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण था, डायपोल मोमेंट था, वो 0 था। लेकिन जब हमने फील्ड लगाई, फील्ड में क्या हुआ, वो एक तरफ ओरिएंटेशन हो गया उनका, जिस कारण उनका कुछ डायपोल मोमेंट हो। The extent of polarization depends on the relative strength of two mutually opposite factors। अब अगर हम पोलराइजेशन की बात करें, ध्रुवीकरण की बात करें, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है, जो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अपेक्षित तीव्रता है, इसके ऊपर ये क्या करता है, निर्भर करता है। द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, जो हमने कहा कि जो पोलराइजेशन होता है, ठीक है, जो पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण होता है, वो इनकी जो अपेक्षित तीव्रता है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। द डायपोल एनर्जी, तो वो कौन कौन से, द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड, यानी वो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसके कारण जो डायपोल्स है, जो द्विध्रुव है, वो एक तरफ, यानी जब उस पर बाह्य क्षेत्र डाला जाता है तो एक तरफ वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। एंड द थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट, और वो जो उनकी थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा है, जिसके कारण जो ये संरेखन है या जो ये अरेंजमेंट है उसे जो डिस्टर्ब करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी दो चीज है आपके पास, डायपोल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरा है आपका थर्मल एनर्जी। तो इनके कारण क्या होता है, इनके ऊपर इसकी जो पोलराइजेशन है, इसका जो ध्रुवीकरण है, वो निर्भर करता है। किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यासित होते हैं, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो व्यष्टिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। जब सब अणुओं पर इनका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवण की सीमा दो परस्पर विरोधी कारकों की अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करती है, तथा तापीय ऊर्जा जो संरेखन को बिगाड़ने का प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, यानी संधारित्र और धारिता की। ये आपका धारिता है, कैपेसिटेंस यानी धारिता, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का उपयोग जो है वो चार्जेस को स्टोर करने में किया जाता है, यानी आवेशों को जो है उनका भंडारण करने, उनको स्टोरेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी कि आपके अलग अलग प्रकार के जो है कैपेसिटर है यहाँ पे रखे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या होता है, a capacitor is a system of two conductors separated by an insulator। यानी कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टर्स को, दो चालकों को अगर आप दूरी पे रखें और उन्हें अलग करें किसी एक इंसुलेटर से, ठीक है, किसी एक कुचालक से या इंसुलेटर से, ठीक है, तो उसे हम, वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है।
तो कंडक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एक इंसुलेशन होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। If two conductors have a potential difference between them, then any potential difference is able to accelerate charges, the system effectively store energy. अब क्या कहा गया है, अगर ये जो दो कंडक्टर है, ये जो चालक है, इनके पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अलग अलग विभव अंतर है, तो क्या कर सकता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये चार्ज को एक्सेलरेट कर सकता है, आवेशों को त्वरित कर सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, जो चार्जेस है, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं। Such a device that can maintain a potential difference storing energy by storing charge is called capacitor. और ऐसा डिवाइस, ऐसी युक्ति या ऐसी जो डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को, जो आपका विभव अंतर है, उसे मेंटेन करके रखती है, ठीक है, और क्या करती है, ऊर्जा को या एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ठीक है, इसको किसके कारण, चार्ज को स्टोर करने के कारण ऊर्जा को स्टोर करके रखती है, इसे हम कैपेसिटर कहते हैं। When charges plus Q and minus Q are given to two plates, a potential difference is developed between the plates, ठीक है, अगर एक जो प्लेट है उसे आप प्लस क्यू चार्ज दे, प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दें, तो क्या होता है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर उत्पन्न हो जाता है। और जो ये कैपेसिटेंस होता है, ये जो धारिता होती है, उसको हम C इक्वल्स टू Q अपॉन V से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे C आपका कैपेसिटेंस है, धारिता, Q आपका चार्ज है, और V क्या है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टरों की एक प्रणाली है। यदि दो कंडक्टरों के बीच एक विभव अंतर होता है, तो कोई भी विभव अंतर आवेशों को गति देने में सक्षम होता है। सिस्टम ऊर्जा को प्रभावी ढंग से संग्रहित करता है। ऐसा उपकरण जो एक विभव अंतर को बनाए रख सकता है, चार्ज को स्टोर करके ऊर्जा को स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर कहलाता है। जब आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू दो प्लेटों को दिए जाते हैं, तो प्लेटों के बीच एक विभव अंतर विकसित हो जाता है। इस व्यवस्था में जो आपका धारिता होती है, वो कितनी है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, इस रूप में से परिभाषित किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को देखा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने समझा। इसके साथ साथ हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।